भारत और नेपाल के बीच रोटी बेटी का संबंध है, लेकिन जनजी आंदोलन के बाद दोनों देशों के रिश्तों में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिली। हालांकि 2008 में जब नेपाल में राजशाही का अंत हुआ, उसी के बाद से भारत और नेपाल के संबंधों में काफी उतार चढ़ाव आना शुरू हो चुका था। आपको बता दें कि जनजी आंदोलन हुआ, फिर नेपाल में चुनाव और उसके बाद अब नेपाल में नई सरकार बन रही है। 35 साल के बालेन शाह नेपाल के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। बालेन शाह का प्रधानमंत्री बनना भारत के लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह, ये एक बड़ा सवाल है। बालेन शाह का नेपाल का प्रधानमंत्री बनना भारत नेपाल के संबंधों पर क्या इंपैक्ट डालेगा, चलिए विस्तार से आपको बताता हूं और ये भी समझाते हैं कि भारत और नेपाल के रिश्ते कितने अहम रहे हैं, कितने पुराने रहे। बात 2008 की है। नेपाल में 239 साल पुरानी राजशाही व्यवस्था का अंत होता है और उसके बाद से लोकतंत्र की शुरुआत होती है। तभी से अब तक नेपाल में किसी भी पार्टी ने अपने दम पर सरकार नहीं बनाई थी, लेकिन इस बार राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, जो कि बालेन शाह की अगुवाई में चुनावी मैदान में थी, उसने अपने दम पर सरकार बनाई है और अब सरकार का गठन भी होने जा रहा है। बालेन बालेन शाह काठमांडू के मेयर से सीधे प्रधानमंत्री पद पर पहुंचे हैं। उनके लिए एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा रहा है और उसके बाद से दुनिया के कई देश ये कयास भी लगा रहे हैं कि आखिर बालेन शाह बतौर प्रधानमंत्री कितने अलग होंगे। काठमांडू का मेयर बालेन शाह और नेपाल का प्रधानमंत्री बालेन शाह, इन दोनों में क्या डिफरेंस होंगे, इन दोनों की नीति में क्या बदलाव होंगे, ये देखना दिलचस्प रहने वाला है। महज 35 साल की उम्र में बालेन शाह नेपाल की कमान संभालने जा रहे हैं। बेहद यंग है और आज के समय में दुनिया के सबसे यंग प्रधानमंत्रियों में से एक। रैपर से सियासत में पांव जमाने वाले बालेन शाह जनजी आंदोलन के दरमियान चर्चा में आए थे। नेपाल के घर घर में उनके रैप सुने जाते थे, बड़ी चर्चा में रहे। और जब नेपाल में जनजी आंदोलन हुआ, उसमें बालेन शाह की भूमिका जिस तरीके से थी, उसके बाद से युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय हो गए। 2026 के चुनाव में बालेन शाह की अगुवाई में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी चुनावी मैदान में जाती है। नेपाल में कुल 275 सीटें हैं और इम्पैक्ट आप देखिए बालेन शाह का कि 180 से ज़्यादा सीटों पर बालेन शाह की अगुवाई में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी जीत रही है, जबकि बहुमत का आंकड़ा सिर्फ 138 सीटों का है। तो आप देखिए किस तरीके से जहां कभी कोई पार्टी आज तक बहुमत में नहीं आई, में जो अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई, और ऐसे सिचुएशन में बालेन शाह की अगुवाई में ये प्रचंड बहुमत। बालेन शाह के प्रधानमंत्री बनने के बाद वो ऐसे पहले व्यक्ति होंगे जो मधेशी मूल के नेपाल के प्रधानमंत्री बनेंगे। भारत नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ साथ काम कर चुका है। इसके अलावा भारत नेपाली कांग्रेस के साथ भी काम कर चुका है, लेकिन अभी तक भारत ने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के साथ काम नहीं किया है, काम का अनुभव नहीं है। ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल भी आ रहा है कि नेपाल की जो नई सरकार होगी, जो बालेन शाह की अगुवाई में जिसका गठन होगा, उसके साथ भारत के रिश्ते कैसे रहेंगे, कुछ बदलेगा या जैसे नेपाली कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ संबंध रहे वैसे रहेंगे। क्या भारत और नेपाल के संबंध पहले की तुलना में जैसा राजशाही शासन के दौरान हुआ करता था, उतना ही मजबूत बालेन शाह की अगुवाई में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। नेपाल में आरएसपी की जीत के बाद से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालेन शाह और रवि लामिछाने को बधाई दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर दोनों नेताओं से बातचीत की और बधाई दी। इसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट लिखा। पीएम मोदी ने लिखा, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी के चेयरमैन रवि लामिछाने और आरएसपी के सीनियर लीडर बालेन्द्र शाह से फोन पर अच्छी बातचीत हुई है। दोनों नेताओं को उनकी चुनावी जीत और नेपाल चुनाव में आरएसपी की जबरदस्त सफलता के लिए बधाई दी। उनके आने वाली नई सरकार के लिए अपनी शुभकामनाएं दी और दोनों देशों की आपसी खुशहाली, तरक्की और भलाई के लिए उनके साथ काम करने के भारत के वादे के बारे में बताया। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी मिलीजुली कोशिशों से आने वाले सालों में भारत और नेपाल के रिश्ते नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्ट था, जिसमें वो आशा जता रहे हैं कि आने वाले समय में नई सरकार के साथ भारत बेहतरीन काम करेगी और दोनों देशों के रिश्तों में पहले की तुलना में ज्यादा मजबूती देखने को मिली। हालांकि बालेन शाह बतौर काठमांडू के मेयर कई ऐसे फैसले ले चुके हैं जिनकी चर्चा भारत में खूब हुई। बात जून 2023 की है। बालेन शाह ने फिल्म आदि पुरुष पर बैन लगा दिया था। उस वक्त वो काठमांडू के मेयर थे। बालेन शाह ने आपत्ति जताई कि फिल्म में सीता को भारत का बताया गया है, जबकि वो नेपाल से थी। इसके अलावा नक्शे विवाद को लेकर भी बालेन चर्चा में आए थे।
दरअसल नक्शे को लेकर बालेन शाह ने एक ऐसी हरकत कर दी थी कि उसकी खूब चर्चा हुई थी और ऐसा माना गया कि वो संभवतः उनका ये कदम भारत विरोधी है। दरअसल इस पूरे कहानी की शुरुआत होती है साल 2020 से। साल 2020 में नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने एक नया नक्शा जारी किया था, जिसमें उत्तराखंड के कई हिस्सों को नेपाल का बताया गया था। इसी नक्शे को बालेन शाह ने जून 2023 में काठमांडू का मेयर रहते हुए अपने ऑफिस में लगा दिया था, जिसके बाद से खूब चर्चा हुई थी और कई लोगों का यह भी मानना था कि बालेन शाह क्या भारत विरोधी हैं, ये सवाल उठाया था। हालांकि जानकारों का कहना है कि बालेन शाह जो हैं वो बहुत ही अप्रत्याशित रहे हैं। उनके बारे में प्रेडिक्ट करना बहुत जल्दबाजी होगी। काठमांडू का मेयर अलग चीज़ है और नेपाल का प्रधानमंत्री अलग चीज़ है। कई जानकारों का यह भी कहना है कि वो थोड़े इम्पल्सिव हैं और गुस्सैल स्वभाव के भी हैं। कई बार तुनक मिजाजी फैसले ले लेते हैं। एक स्टेटस में, फेसबुक स्टेटस में बालेन शाह ने भारत और अमेरिका के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। जो टिप्पणी उन्होंने की थी उसे हम कैमरे पर नहीं बता सकते, वो इतनी अपमानजनक थी। वहीं नेपाल में भारत के राजदूत रहे रंजीत राय का इस पूरे मसले पर कहना है कि बालेन शाह भारत को लेकर बहुत ही सकारात्मक है। वहीं चीन को लेकर बालेन शाह थोड़े कड़े रहे। बालेन शाह ने अपने घोषणा पत्र से झापा के धमक में बनने वाले नेपाल चीन फ्रेंडशिप इंडस्ट्रियल पार्क को भी हटा दिया था। ये पार्क चीन की BRI का हिस्सा था, क्योंकि अगर नेपाल की नई सरकार का संबंध चीन से ज्यादा गहरा रहता है तो वो भारत के लिए खतरे की घंटी है। लेकिन ऐसे में बालेन शाह चीन विरोधी रवैये के लिए अपने फेमस रहे। केपी शर्मा ओली के कार्यकाल में फरवरी 2021 में इस पार्क का शिलान्यास किया गया था, लेकिन जब चुनावी मैदान में बालेन शाह आते हैं तो अपने घोषणा पत्र से उसे हटा देते हैं। केपी शर्मा ओली का झुकाव आपको बता दें कि चीन की तरफ था, लेकिन बालेन शाह का झुकाव चीन की तरफ ज्यादा नहीं है। चीन की मेगा BRI परियोजना झापा इलाके के तहत आती है, जो केपी शर्मा ओली का कभी गढ़ हुआ करता था। अब झापा 5 निर्वाचन क्षेत्र से बालेन शाह ने जीत हासिल की है। अब ये जो क्षेत्र है वो बालेन शाह का गढ़ बन चुका है। BRI परियोजना नेपाल भारत के सीमा के पास स्थित है। यहाँ से चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी बेहद नजदीक है और ऐसे में अगर चीन आने वाले समय पर यहाँ इंडस्ट्रियल पार्क बनाता तो ये भारत की सुरक्षा के लिहाज से सही नहीं होता। लेकिन बालेन शाह ने चुनाव में जाने के बाद ही ये ऐलान कर दिया, जीत से पहले ऐलान कर दिया कि हम चीन के इस इंडस्ट्रियल पार्क को नहीं बनाने देंगे। आपको बता दें कि भारत पहले से ही BRI का लगातार कड़ा विरोध कर रहा था। विशेषज्ञों का कहना है कि बालेन शाह के चुनाव का भारत स्वागत करेगा और अपने हिसाब से ढाल लेगा। चीन के मुकाबले भारत के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। भारत को ऐसा नेतृत्व पसंद है जो विचारहीन हो और फांसीवादी को नहीं समझता हो। नेपाल के साथ भारत की तकरीबन 1800 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि भारत और नेपाल के रिश्ते कितने अहमियत रखते हैं। वैसे भी अटल बिहारी वाजपेयी कहा करते हैं कि आप दोस्त बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं। ऐसे में नेपाल हमारा पड़ोसी है और नेपाल के साथ हमारे 1250 किलोमीटर की जमीनी सीमा भी लगती है। नेपाल और चीन के बीच 1 अगस्त 1995 को राजनयिक रिश्ते की बुनियाद रखी गई थी। दोनों देशों के बीच 1414 किलोमीटर लंबी सीमा है। नेपाल और चीन के बीच 1 अगस्त 1955 को राजनयिक रिश्ते की बुनियाद रखी गई थी। दोनों देशों के बीच 1414 किलोमीटर लंबी सीमा है। नेपाल और चीन के बीच ये सीमा ऊंचे और बर्फीली पहाड़ों से घिरी हुई है। 1962 के भारत चीन युद्ध के समय नेपाल ने खुद को तटस्थ रखा था। नेपाल ने किसी का पक्ष लेने से इनकार कर दिया था। हालांकि प्रचंड और ओली का झुकाव हमेशा चीन की तरफ ज्यादा रहा है। 2008 में प्रचंड ने प्रधानमंत्री बनने के बाद चीन का दौरा किया था, लेकिन अब देखना दिलचस्प होगा कि बालेन शाह का झुकाव भारत की तरफ ज्यादा रहता है या चीन की तरफ। और उस दौरे पर भी नजर रहेगी कि नेपाल का प्रधानमंत्री बनने के बाद बालेन शाह किस देश का पहला दौरा करते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना है।